अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। ये कौन है? टेक्नो मोबाइल कौन है? मुनाजिर। मुनाजिर, अगर नाम चेंज कर लो और मुनाजिर हो जाए, कल कला को कहीं पे अटेंडेंस का इशू आया तो टेक्नो मोबाइल की अटेंडेंस लगेगी, मुनाजिर की नहीं लग सकी। ओके मैम, ओके मैम, चेंज करता थैंक हूँ। थैंक यू बेटा। मैम पता नहीं, चेंज नहीं हो रहा है, सिग्नल का इशू। मुनाजिर, देखें कोई काम बना? जी मैम, चेक कर रहा हूँ, नेम आई थिंक चेंज हो गया जी बेटा, मैंने चेंज कर दिया। है। जी मैम। मैम सिग्नल का इशू भी हो गया इधर तो। किधर किधर? गाँव में। तो हर दफा आप गांव में ही होते हैं क्लास में, या आज पहली दफा क्लास ले रहे हैं? मैम मैं आया हूँ, मैं रोज से पहले ही गाँव आया हूँ, इधर काम थे थोड़ी। वही मैं कह रही हूँ, आज पहली दफा क्लास ले रहे हैं इसलिए आपको ये फील हो रहा है, वरना तो जैसा है वैसे ही यस चल रहा है मैम, सबका। बिल्कुल। नहीं मैम, आज भी अभी इस वक्त मैं सफर पे हूँ, लेकिन हेलो। ये क्लास ज्वाइन करने का ऐसा ना पेपर में फिर मैम कही क्या, तो क्लासेस में ही नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली आपके सिस्टम ने इजाजत दे दी ज्वाइनिंग की। मैम दो दफा यस। मैंने, थर्ड टाइम पे हो गया। चले, अल्लाह खैर फरमाए। चलें क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? यस अच्छा, द टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। अब द प्रॉब्लम इज कि हमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन तो समझ आ गई, उसकी मैनेजमेंट भी हमने पढ़ ली। अब एक बात है कि क्या कोई फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या किसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को इफेक्ट कर सकते हैं? सवाल है ये। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल कोई बात बताएं, कोई डिस्कशन चलाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। भाई, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आपने बना ली तो आप कर लेंगे, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या कर सकते हैं? हम्म। आई नीड योर इनपुट्स बेटा। मैम थोड़ा सवाल फिर समझें। मैडम, रिपीट करें जरा क्वेश्चन। बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो है, उस पे कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या इफेक्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे?
स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हमारी पर्पसफुल, प्लान्ड, टारगेटेड कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन अपने घर को सोच लें, आप ऑर्गेनाइजेशन अपनी यूनिवर्सिटी को सोच लें, आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आप पाकिस्तान के कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, ठीक है ना। अब सोचें क्या कोई फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को? नहीं नो मैडम, नहीं। मैडम, मैडम कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्ट करेंगे? बिल्कुल, मेरा भी यही पॉइंट है। तो फिर टॉपिक क्या? कोई हमसे मैम, इत्तेफाक ना करता हो? कर सकते हैं। कैसे? मैम, अक्सर हम कोई बात कर लेते हैं तो सामने वाला उसमें नुक्स निकालता है ना, शायद ये उससे कुछ रिलेटेड है। चले, ऑडियंस से इसका मतलब है ऑडियंस इफेक्ट कर सकती है, सुनने वाला, देखने वाला। और क्या ऑप्शन है? यस मैम। और कोई ऑप्शन है? अपॉलॉजीज। पैसा नहीं मैटर करेगा? मैडम वो तो मैटर करेगा, लेकिन हमने तो उसके बारे में तो नहीं सोचा। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना। अगर आपके पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा ही नहीं है तो वो अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कैसे चलाएगा? अगर मैडम उसके, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का पैसे से क्या काम है? गुड, ये वाला सवाल चाहिए। जज़ाकल्लाह। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डिजाइन कौन करेगा बताएं? जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हो। उस स्पेशलिस्ट को आपने पैसा देना होगा ना। वो या आपकी पेरोल यस पे होगा मैम। या आप उसको हायर करते होंगे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। आप अच्छा पैसा दे सकेंगे तो आप अच्छा बंदा हायर कर सकेंगे। आप अच्छा पैसा दे सकेंगे तो आप अच्छा यस सोशल मैम। सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर सकेंगे। बच्चे जो बोलना यस। नहीं चाहेगा ना, जिसने उस वक्त बोलना है उस वक्त माइक ऑन करे, अदरवाइज नहीं ऑन करे। सिमिलरली आपने देखिए, अगर आपने कोई भी चीज करनी है उसमें मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व होती है। मैंने पैसा इसलिए बात की क्योंकि वो सबसे इजीली हमें समझ आ जाता है। अगर आपने डिफरेंट जगहों के विजिट्स करने हैं, आपको पैसा चाहिए, फ्यूल चाहिए। उन जगहों के विजिट्स करने के लिए जिन लोगों को आपने भिजवाना है उनको यस कोई ना कोई मैम। पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ये नहीं है कि बंद ऑफिस में प्लान हो जाती है और ऑटो पे चल जाती है, ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि वो जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको मैनेज करने में किन फैक्टर्स का काम अंदर आता है। अब हम आज वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले तो हमारा ख्याल था कि बस हवा में सब कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। हमें ये मॉडल आ गया, हमें ये चीज आ गई तो बस हम कर लेंगे, ठीक है ना। ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले रिविजिट कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्या थी, पर्पसफुल थी। हमने कहा था कि इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन होगी, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग सब कुछ मिक्स करके होगा, ठीक है ना। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन होगा उसको साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारी पिछली बातचीत हो गई। अब ये चंद एक फैक्टर्स, ये भी मैंने सारे फैक्टर्स नहीं आपके पास लिखे। जो ब्लू में है दीज आर इंटरनल फैक्टर्स, और जो रेड में है दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स टू एनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मिनिमम फैक्टर्स हमने लिखे हैं। ये इससे बहुत ज्यादा एक्सपैंड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। पहले इंटरनल फैक्टर्स देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होगा, लीडरशिप का स्टाइल क्या होगा, और बजट्स एंड रिसोर्सेस क्या होंगे। इसको जरा सा डिटेल में अगर हम देखें इंटरनल फैक्टर्स को, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हम इसको निकाल सकते हैं कि कल्चर, स्ट्रक्चर, लीडरशिप, लीडरशिप के अलावा रिसोर्सेज और उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, ठीक है ना। किसी भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए 5 इंटरनल फैक्टर्स हम जहन में रखते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर ऐसे होता है, मैं अपॉलॉजीज, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल की एग्जांपल ले लें, जहां पे आप आराम से सवाल पूछ सकते हैं, जहां पे आप आराम से किसी को क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पॉलिसीज पे बात कर सकते हैं, आप चेंजेस के लिए रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ओपन कल्चर होता है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट
कमांड है जिसको आपने फॉलो करना है, हायरार्की को फॉलो करना है। यहाँ पे अथॉरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप अपनी चेन ऑफ कमांड को तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने कभी कोई एप्लीकेशन दी हो यूनिवर्सिटी में, तो यू नो कि आप डायरेक्ट फाइनेंस में नहीं दे सकते हो, आपने पहले चेयरमैन को देनी है, फिर चेयरमैन से आगे जाएगी, फिर वो प्रोसेस होएगी, ठीक है ना। फिर भी विद इन यूनिवर्सिटी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आप अपने डायरेक्ट इन कमांड जो हैं, जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, उनको छोड़ के उनके सीनियर को जाके एप्लीकेशन दे दोगे, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है ना। आप यूनिवर्सिटी में तो ये काम कर सकते हो ना कि आप कभी कभी किसी और डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन दे देते हैं। हैव यू एवर डन दैट? आर यू देयर? बेटा मैं इधर ही हूँ। कभी ऐसे किए कि चेयरमैन के अलावा किसी और को एप्लीकेशन दी हो? मैडम नो मैंने मैम। तो कभी चेयरमैन को भी नहीं दी। ओके गुड। एवर हर्ड ऑफ समवन? नो मैम, आज तक एप्लीकेशन देने की नौबत नहीं है। अच्छा शुक्र है, चलें, ये तो देखें ज्यादा शरीफ लोगों के दरमियान हम हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहुत दफा फॉर एग्जांपल किसी के फी का कोई इश्यू होता है, आईडी कार्ड का इश्यू हो जाता है, तो रादर देन गिविंग द एप्लीकेशन विद इन देयर ओन डिपार्टमेंट, वो जाके उस ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे आते हैं, ठीक है ना। तो विद इन द यूनिवर्सिटी तो इट इज एक्सेप्टेबल, दे ट्रीट इट, ठीक है। बट इफ इट वर अ मिलिट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्ट्रिक्टली कमांड को फॉलो करना होता है, तो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह एनजीओ या नॉन प्रॉफिट्स जो होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा, उनका कल्चर क्या होता है कि वो वैल्यूज को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, कौन किसके साथ काइंड है, किसने किसकी बीमारी में उसका ख्याल रख लिया, उनकी बर्थडेज, उनकी हाउस शिफ्टिंग, उनकी वेलकम पार्टीज, ये चीजें बहुत सारा कुछ वो जहन में रखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली उनका बिलीफ यही है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में रादर ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है ना, वो एक्चुअली एक मैसेज है, क्लियर कट, कि आपने किन चीजों को फॉलो करना है, कैसे चलेगा ये सब कुछ। उससे मिस अलाइनमेंट की वजह से क्रेडिबिलिटी गैप्स हो जाते हैं। अब आपके और हमारे घरों को अगर देखें ना, तो हमारे घरों का भी कोई कल्चर है। सबके घरों में एक जैसे तौर तरीके तो नहीं है, क्या सब घरों के एक जैसे तौर तरीके होते हैं? नो मैम। इसी तरह सब ऑफिसेस के भी एक जैसे तौर तरीके नहीं होते, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो उस कल्चर से ये पता चलता है कौन सी वैल्यूज हैं, कौन सी नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स हैं जिन पे ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ठीक है ना। और उससे उसकी कम्युनिकेशन होती है। कभी कम्युनिकेशन बड़ी ओपन होती है, क्लियर होती है, कभी क्लोज्ड कम्युनिकेशन होती है, कभी हायरार्की फॉलो होती है कि स्ट्रिक्ट कमांड फॉलो होते हैं, कभी नहीं होती, कभी टोन्स बड़ी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा वेस्ट से ज्यादा एक्सपोजर था, तो मैंने दरमियान में कभी किसी टाइम पे ना निस्बतन एशियन एंड पे कुछ जगहों पे अप्लाई किया, तो आई रियलाइज्ड कि वहाँ के प्रोफेसर्स को अगर आप डियर करके डायरेक्ट उनका नाम ले लें, तो दे फेल्ट वेरी बैड, दे फेल्ट ऑफेंडेड। जबकि मेरा चूंकि वेस्ट का एक्सपोजर था, तो उसमें तो जो भी फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर का नाम XYZ है, तो डियर XYZ, ठीक है ना। और हम तो बिल्कुल डियर के बगैर भी बाय नेम भी उनसे बातचीत करते थे, ईमेल्स भी करते थे। तो आई रियलाइज कि देखो, वहां पे जो वेस्ट का मेरा एक्सपोजर था वो गलत था। जब हम वापस इधर आ जाते हैं एशिया साइड पे, तो एशिया साइड पे ठीक है, पाकिस्तान ना भी हो, पाकिस्तान के इर्द गिर्द की ममालिक क्यों ना हो, यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर की जाती है, ठीक है ना। मतलब उन्होंने लिटरली कहा कि आई एम ऑफेंडेड कि आपने मुझे डायरेक्ट मेरा नाम ले लिया, आपने मुझे कहना था डियर प्रोफेसर, उन्होंने मेरा नाम नहीं था लेना, ठीक है। सो दीज आर कल्चर्स दैट मैटर अ लॉट, ठीक है ना। फिर कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे नई से नई चीजें अलाउ होती हैं, आप इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, कहीं पे नहीं अलाउड होता, कहीं पे आप इंटरनल पॉलिसीज और चीजों पे सवाल उठा सकते हैं, कहीं पे आप सवाल नहीं उठा सकते। तो दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स आर वेरी डिफरेंट। या आप अपने घरों को के लेवल पे ही सोच लें, तो कुछ घरों में फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स के डिसीजन से उनका आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनकी आप रीजंस पूछ सकते हैं, उनका आप अच्छा बुरा कह सकते हैं उन डिसीजंस को, और कुछ में सिर्फ सर तस्लीम खम करना है, इससे ज्यादा बातचीत करना नहीं अलाउड। आर वी एग्रीड ऑन दिस?
यस मैम। इतने डल डल क्यों हैं आज? आज तो ज्यादा डल हैं। मैम क्योंकि हमने सुबह सुबह वो डेट शीट देख ली है। तो डेट शीट तो पता नहीं था कि नेक्स्ट वीक एग्जाम्स हैं? मैम पता तो था। तो फिर मतलब हुआ क्या? मैम जब यूनिवर्सिटी में होते हैं मैम क्लासेस फिजिकली लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आती है। हाँ, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन कोविड में भी तो देखें आप लोग जो भी। मैडम जी बच्चे। मैडम अच्छा आपको बच्चे आपकी आवाज कट रही है, नहीं समझ आ रहा। बात पूरी करें। मैं ये कह रही थी जैसे कोविड में था तो कोविड में भी आप जिस क्लास में भी मैडम कह रही थे। हूँ कि आप कोविड की बात करें। कोविड में आप जिस भी क्लास में थे तो बेटा तब भी ये था कि अनएक्सपेक्टेड हालात आ गए थे, और हालात के साथ फाइट करते हुए जैसा तैसा भी था हमने ऑनलाइन चलाया था ना। तो अभी भी ये है कि अनएक्सपेक्टेड हालात हैं, और इट इज एन अपॉर्चुनिटी। या तो हम इन चीजों को बुरा कह सकते हैं, और या फिर इन चीजों से हम कुछ नए स्किल्स सीख सकते हैं, कुछ अपनी टेक्नोलॉजिकल एंड पे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। घर बैठने की अपॉर्चुनिटी से कुछ फायदा उठा सकते हैं। अब आप बोलें, आप क्या कहना चाहती हैं? मैडम कोविड पे टाइम पे तो ये था ना कि हम छोटे थे, मतलब हम स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं थे। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो स्टूडेंट को ज्यादातर खुद भी पढ़ना होता है, और उस टाइम तो हमने जो कॉपीज में लिखा होता था वही याद करते थे, हम्म। तो इतना मसला नहीं होता है। मैडम अभी तो ये है कि मैम आपने क्लासेस ली, इसके अलावा तो हमारी क्लासेस ही नहीं हुई है तो प्रॉपर। बाकी तो टीचर्स हम मैम पेपर में क्या लिखेंगे, हमें तो टॉपिक्स भी नहीं पता। नहीं, तो बाकी कुछ कोर्सेज तो आपके प्रैक्टिकल होंगे ना बेटा? मैडम 3 प्रैक्टिकल है ना। हाँ, और 3 के पेपर्स हैं आपके। यस तो आप लोगों ने कंसर्न टीचर्स से कांटेक्ट नहीं किया? उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं बनाए हुए? मैडम सर राशिद के साथ तो है, लेकिन सैफस रिवायत के साथ हमारा कोई ग्रुप नहीं है। तो वो कांटेक्ट कर लें, ग्रुप बना लें, या कम्युनिकेशन सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है मैम। ठीक है ना? दूसरा ये कि ऑब्वियसली टीचर्स को भी पता है कि जितना उन्होंने पढ़ाया है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो एवरीबडी विल कीप दैट इन माइंड। और सर फजले वाहिद तो मतलब बहुत अप्रोचेबल किस्म के टीचर हैं, मतलब उनसे बड़ी क्लियर बंदा बातचीत कर सकता है। एम आई राइट कि नहीं? यस मैम। ठीक है ना? तो सिर्फ आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। मैं खुद भी देखिए, मैं मतलब अभी जब इस दफा क्लैरिटी आई है इस वीक तो पता चला है, वरना हमारा भी ये ख्याल था कि इस वीक में हम आपको चीजें रिविजिट करवाएंगे और नेक्स्ट वीक फिर मिड्स होंगे, तो वी वर फाइन विद दैट ना। बट जब वो क्लैरिटी आई कि नहीं, आगे यस भी अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो हमें भी सेटबैक नो डाउट टीचर्स को भी आया है। ठीक है ना? तो हम भी अपने एंड पे परेशान ही हैं कि हाउ वी विल वर्क इट मैडम आउट। हमें तो ऑनलाइन नहीं समझ इतनी खास नहीं आती ना, हम उस तरह के वो बंदा कॉन्शियस नहीं होता है, एक्टिव नहीं बैठा होता है ना। बिल्कुल, आई और अग्री। मैम दूसरी बात ये है कि मैडम हमारे और भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सॉरी प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, और हमारा रिसर्च भी रहता है, और इंटर्नशिप रिपोर्ट भी हमने नहीं बनाई। तो बच्चे जब आप अभी यूनिवर्सिटी जाएंगे तो एक तो ये कि जिन टीचर्स के साथ आपके प्रैक्टिकल कोर्सेज है उनसे भी इन कांटेक्ट हो जाएं, ताकि अपनी पॉलिस मतलब जो भी आपकी चीजें हैं, उनको वर्कआउट कर लें ना। मेरा तो अपना ख्याल था कि कोई टीचर्स आपको कम्युनिकेट कर रहे होंगे कि हम अब ये कर रहे हैं। जैसे मैं परेशान हूं कि हमने इंटरनल मार्क्स को क्या करना है ना, क्योंकि इंटरनल मार्क्स के हमने लिमिटेड सिर्फ एक एक प्रेजेंटेशन की हुई है, इससे ज्यादा तो हमने आगे काम नहीं किया। यस मैम मैम। जी बेटा। मैम ये जो प्रोजेक्ट या रिसर्च करना होता है ये तो हम अपनी मर्जी से करेंगे ना, तो मैं सोच रही थी कि हमें तो किसी ने अभी तक कहा नहीं है कि आप लोग रिसर्च या प्रोजेक्ट कर लें, तो मैं खुद से अपना प्रोजेक्ट कर लूं। नहीं बच्चे, खुद से तो कुछ होता नहीं है। 7th सेमेस्टर में आपने अपना सुपरवाइजर डन करना था, उसी की आपने प्रेजेंटेशन दी थी। आपने अगर आपको याद हो, सीनियर डिजाइन प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशंस थी आप लोगों की, जो आपका अफगान यस रिफ्यूजीज मैम। का प्लान था। यस मैम। तो वो आपका सीनियर डिजाइन प्रोजेक्ट था ना, उसी के अंदर अच्छा अच्छा। रिसर्च या प्रोजेक्ट वाली ऑप्शन थी। तो जो आपका सुपरवाइजर है, आपको इन द मीन वाल उनके साथ साथ काम करना है। ओके मैम। ठीक है ना? बाकी राइट। आपका जो कैपस्टोन है, कैपस्टोन की अगर आपकी किसी से बात नहीं हुई, दैट इज अ सेपरेट थिंग। कैपस्टोन की आप लोगों की बातचीत हुई भी है टीचर से? नो मैम। नो मैम।
बिल्कुल, जो मतलब जब सेमेस्टर रनिंग था कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। मैडम नहीं हाँ, नहीं। मैंने एक दफा सर को कहा था, सर रहमान, तो वो कह रहे थे कि वो फिर हम बाद में बता देंगे आप लोग को ना, कि आप लोग को ये कोर्सेज कौन टीच कराएगा, लेकिन फिर अभी तक हमें नहीं बताया। लेकिन फिर एक दफा फिर मैंने सर को टेक्स्ट किए थे ना कि अब हम रिसर्च का क्या करें। मतलब मैंने अपना पूछा था कि अब मैं आगे क्या करूं, तो सर कह रहे थे कि अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर तो यूनिवर्सिटी में बात कर लेंगे, लेकिन फिर खैर एक दिन नहीं सॉरी, अगर फिजिकल हुआ तो यूनिवर्सिटी में बात करेंगे, ऑनलाइन हुआ तो फिर एक दिन क्लास अरेंज कर लेंगे। अच्छा चलिए, मैं भी फॉलो अप कर लेती हूँ, ठीक है ना। मैं थैंक्स फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। मैं सर के साथ फॉलो अप भी कर लेती हूँ ताकि आप लोगों की चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करें। लेकिन जो आपका सीनियर डिजाइन प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सुपरवाइजर अलॉट हो चुका है, वो आपका और आपके सुपरवाइजर का आपस का डिसीजन है। आप लोगों ने आपस में अपने हिसाब से चीजें लेके चलनी है। बट चूंकि जब जून में एग्जाम्स होंगे, तो जून नहीं तो मैक्सिमम जुलाई तक बात चली जाएगी, आपका वाइवा होगा। तो आपने जहन में रखते हैं कि यही टाइम है आपके पास चीजें करने का। सो आपने अपने एंड पे चीजें थोड़ी सी पुश करनी, ठीक है ना। अब ये सेमेस्टर जून में एंड हो रहा है कि जुलाई में? किसी के पास एकेडमिक कैलेंडर है? नहीं मैम, देखिए मैम, ये हमें पता नहीं था। हमने जो भी करना है अभी इन 2 महीनों में करना है। ये हमारे लिए गुड पॉइंट हो गया कि हमने सारा काम अभी वाइंड अप करना है। हाँ, इन एनी केस आपने अभी वाइंड अप करना है, ठीक है ना। तो आपको अपने एंड पे चीजें देखनी हैं। और डू नॉट वेट फॉर समबडी एल्स। जब आप लोगों का शेयर्ड चीज है तो प्लीज एज अ क्लास टीचर से बात कर लें। और अगर आप लोगों की जो है ना अपना अपना है, फॉर एग्जांपल, तो जब आपको सुपरवाइजर ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं तो अपने सुपरवाइजर को ऑन बोर्ड लें और थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करें, ठीक है ना। फिर ये एकदम से टाइम गुजर जाता है, अभी तो मौसम अच्छा है, फिर गर्मी एकदम से आ जाती है, तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम उस पे चल रहे हैं। हमने इंटरनल फैक्टर नंबर 1 जो हमने पढ़ा, वो हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात की। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें। किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि किसी एक बंदे के हाथ में सारी अथॉरिटी होती है, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है कि एक सिंगल कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसके सिग्नेचर से, उसके अप्रूवल से सारा कुछ हो रहा है। उसमें ये होता है कि उस बंदे की थिंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो चूंकि एक ही बंदा होता है तो मैसेजिंग आपकी बड़ी कंसिस्टेंट हो जाती है। बट वो बंदा नए से नई चीजों को अडेप्ट नहीं कर सक रहा होता, ठीक है ना। कोई भी क्राइसिस होता है तो वो भी टॉप डाउन कम्युनिकेशन होती है, उस बंदे के अप्रूवल से सारी चीजें होती है। तो अगर एकदम से कोई टफ सिचुएशन आ जाए तो बॉटल नेक बन जाता है, चीजें फंस जाती हैं, सफोकेट हो जाती हैं, क्योंकि उसी एक बंदे पे सारा बर्डन होता है डिसीजन मेकिंग का। जो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें आमतौर पे कम्युनिकेशन के मल्टीपल चैनल्स होते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं, ठीक है ना। बट फिर उसका मसला क्या हो जाता है कि मैसेजिंग में कंसिस्टेंसी नहीं होती, इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस चाहिए होती हैं कि ये सब के सब डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में जितनी भी नोड्स हैं वो सब एक लेवल पे लेके चल सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए उनको स्टाइल गाइडलाइंस की जरूरत होती है। देन देर इज दिस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जहां पे आपके पास मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइंस हैं, आप मल्टीपल लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसी टीम्स होती हैं कि इस टीम का ये काम है, इस टीम का ये काम है, और ये मिलके ये काम कर सकते हैं। उसकी वजह से इनको आपस में, टीम्स को आपस में कोऑर्डिनेट काफी ज्यादा करना होता है। ये सिस्टम मल्टीनेशनल्स में चल रहा होता है क्योंकि वो मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रहे होते हैं। और ऐसे नहीं होता कि जब वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो सिर्फ पाकिस्तान लेवल का ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान लेवल पे वो 3 और मुल्कों की चीजें भी फॉलो कर रहे हैं, उनकी चीजों को मॉनिटर भी कर रहे हैं, और क्या पता उनके एंड की भी कोई चीजें डील कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इट इज डिपेंडेंट वंस अगेन कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप तो कम्युनिकेटर एंड पे हैं, आपने तो प्लान करनी होती है। तो आपको समझ होनी चाहिए कि जिस किस्म की मैंने स्ट्रेटेजीज इस ऑर्गेनाइजेशन को बताई थी, ये जरूरी नहीं कि ये दूसरी को भी मैं सेम ही रिकमेंड कर सकूं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कल्चर और स्ट्रक्चर मैटर करता है। सिमिलरली लीडरशिप स्टाइल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो धड़ल्ले से क्लियर कट बोल्ड बात कर सकते हैं, हर किस्म के मैसेजेस दे सकते हैं। कुछ होते हैं वो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, वो लोगों की पोजीशन, उनके हालात, उनको समझते हैं। कुछ लीडर्स को ये पसंद नहीं होता कि लोगों तक जो उनके पास सारे उनका स्टाफ है
उन तक हर किस्म की इंफॉर्मेशन फ्लो करे, वो इंफॉर्मेशन को अपने पास रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, ठीक है ना। तो जब एक से दूसरा बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड के तौर पे चेंज होता है, तो जरूरी नहीं कि दोनों एक ही जैसे लीडर्स हों, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन क्राइसिस आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, बिकॉज वो एक हेड के चेंज होने से पूरा स्टाइल ऑफ लीडरशिप चेंज हो जाता है, और स्टाइल ऑफ लीडरशिप जब चेंज होता है तो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। फिर किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके इंटरनल फैक्टर्स में उसके मिशन, विजन और वैल्यूज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बहुत दफा हमें तो ये लगता है कि मिशन, विजन और वैल्यूज बस लिखी ही गई हैं, ठीक है ना, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में उनको बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है, और हर चीज में उन चीजों को एम्बेड किया जाता है, उनकी जगह बनाई जाती है। फिर फाइनली रिसोर्सेज और मैनेजमेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितना आपके पास पैसा होता है, पैसे के हिसाब से ही आपके रिसोर्सेज बनते जाते हैं। रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं, रिसोर्सेज में स्पेस भी आती है। फॉर एग्जांपल आपने कस्ट का ही पीछे क्राइसिस देखा कि क्लासरूम्स की वजह से मसला था, दैट वाज आल्सो अ रिसोर्स। टीचर्स आर अ रिसोर्स, कैफेटेरिया इटसेल्फ इज अ रिसोर्स, लेबोरेटरी इज अ रिसोर्स, आपके जो ग्रीन प्लेसेस हैं, जो लॉन्स हैं, जो सिटिंग एरियाज हैं, these are resources। आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, these are resources। तो बेसिकली आपके बैक एंड पे जो आपके फाइनेंसेस एंड रिसोर्सेज हैं, ये बहुत सारा कुछ डील करते हैं। देयर वाज अ टाइम यूनिवर्सिटी डिड नॉट हैव अ हॉल फॉर कॉन्वोकेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो हमारे रिसोर्सेज अलाउ ही नहीं थे करते, ठीक है ना। हालात बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत सारी चीजें प्लान करते हुए आपने अपने रिसोर्सेज को देखना होता है। अब जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पे असरअंदाज होती हैं, ठीक है ना। उस इलाके की, जिस कंट्री में, जिस सिटी में, जिस इलाके में वो सेटअप है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है ना। जितने फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो कोहाट की इकोनॉमी है, वो और कराची इकोनॉमी सेम तो नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फर्क है इनकी इकोनॉमी। इसी इसी तरीके से जो भी सोशल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं, एनवायरमेंटल लैंडस्केप है, या इवन लीगल क्या रिपरकशंस होती हैं वहां पे, ये सारा कुछ मैटर करता है, ठीक है ना। ये जो ऊपर पेस्टल लिखा हुआ है, ये इन हर एक लेटर को देखें तो उससे पेस्टल बन जाता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, वो पेस्टल के हिसाब से आ रहे हैं। इफ यू गिव मी अ मिनट, मैं जरा सा, मेरे पास शोर बोर तो हो रहा है, मैं इसको जरा सा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा जी, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये भी मैटर करता है कि आपकी इन्वायरमेंट कैसी है, कितना आपके जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना। जितना ज्यादा कंपटीशन होता है उस हिसाब से प्रेशर बढ़ जाता है, आपको अपनी रेपुटेशन पे भी काम करना होता है, और आपने स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने होते हैं कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, किस लेवल की कम्युनिकेशन अदरवाइज चल रही है, ठीक है ना। इसी तरह स्टेक होल्डर्स आपके कौन हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपने उनको भी जहन में रख के अपनी कम्युनिकेशन को प्लान करना होता है। वंस अगेन यहाँ पे ये वाली बात मैटर करती है कि आपकी किस किस के साथ कैसे कनेक्शंस हैं, और कौन कौन आपके स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर जो आपकी मीडिया एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो करंट आजकल का जमाना है, पहले जब ट्रेडिशनल ईरा था उस वक्त तो मीडिया एनवायरनमेंट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था किया जाता, वो बड़ा लिमिटेड चीजें थी, हर चीज जा ही नहीं पाती थी मीडिया तक। अब जो ये सोशल मीडिया का जमाना है, वो तो मिनट मिनट की खबर मीडिया पे चली जाती है, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी रिकॉर्ड कर जाता है। उसकी वजह से बहुत कुछ मीडिया पे चला जाता है, 24/7 न्यूज साइकिल है, तो उसमें न्यूज में बहुत कुछ कवर हो जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन है, ऑडियंस बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, तो आपको उनके अटेंशन पे भी काम करना होता है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू आर प्लानिंग ए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कैंपेन, तो आपको मीडिया एनवायरनमेंट समझने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है ना।
अब अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स देखें तो इंटरनल फैक्टर्स को हम काफी कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें उनके हिसाब से अडेप्ट करना होता है, ठीक है ना। इंटरनल फैक्टर्स में आपका कल्चर स्ट्रक्चर वगैरह आ गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपका मीडिया फॉर एग्जांपल आ गया। टाइम फ्रेम आपके पास इंटरनल फैक्टर्स के लिए लॉन्ग टाइम टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की चांस होता है, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि हम ये चीज कल्चर में डालेंगे, इसके ये असरात होंगे, ऐसे ऐसे हमारा सेटअप बन जाएगा, या हम यूं अपने रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, या आज हम यूं इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो इससे ये फायदे हो जाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो देयर एंड देन जो भी हालात आपके सामने आते हैं आपने उस देयर एंड देन उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना होता है और अपने आप को अडेप्ट करना होता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के केस में इंटरनल फैक्टर्स वंस अगेन उनकी कम्युनिकेशन को आप बड़े अच्छे से डील कर सकते हैं, आपका अपना मीडिया होता है, आपकी अपनी इंटरनल कम्युनिकेशंस होती हैं तो आप सेटल कर सकते हैं। एक्सटर्नल के केसेस में जो भी मैसेजेस होते हैं वो उसमें टाइमिंग, उसमें ऑडियंसेस और चीजें मैटर कर रही होती हैं, तो आपने देखा होता है। सिमिलरली आपके पास एनालिसिस में इंटरनल में तो आपका स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, एक्सटर्नल में स्वॉट एनालिसिस में आपकी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं, उसी स्वॉट की अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स भी हैं और पेस्टल भी आप ले सकते हैं अंदर, ठीक है ना। और फाइनली हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल के केसेस में मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज भी मैटर कर रहे होते हैं कि वो भी चेंज होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसमें तो लोगों की ट्रेनिंग करा सकते हैं, आप अपनी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपने सिर्फ स्कैन करते रहना है एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, और आपने क्राइसिस के लिए अपने आप को ऑल द टाइम रेडी रखना होता है, ठीक है ना। ये एक शायद आपकी नजर से गुजरा हो, आपके टाइम की खबर है, लेकिन आई डोंट नो अब आपकी नजर से गुजरी थी कि नहीं, कि ओवरबोर्डेड एक ओवरबुक्ड फ्लाइट थी, उसमें से एक बंदे को फोर्सिबली इन्होंने रिमूव कर दिया था, ठीक है ना। और लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, आई एम सॉरी आई डोंट नो, ठीक है ना। जो रिकॉर्डिंग हो गई थी वो तो ग्लोबली जो है ना वायरल हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और लीडरशिप रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल में फॉर एग्जांपल इनका ये हो गया था कि वीडियो के 100 मिलियन व्यूज हो गए थे एक दिन के अंदर, ठीक है ना। तो उसकी वजह से इंटरनल जो वो थी ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना कमांड था या जो उसका अपना कंट्रोल था उसका तो इस क्राइसिस पे कोई कंट्रोल रहा नहीं था, ठीक है ना। और स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, ठीक है ना। तो आपके जब इंटरनल और एक्सटर्नल कोलाइड करते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन उस वक्त बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज आप बहुत बड़े नुकसान का शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बेइंतहा यूजुअली तो तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस में से गुजर रही होती है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसको स्ट्रेटेजिकली डील कर लेती हैं और कुछ उसको स्ट्रेटेजिकली नहीं डील कर पाती, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाता है, ठीक है ना। सिंस वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो हम थोड़ा सा इसको फॉलो अप करें। अच्छा जी, दिस वाज जस्ट डिस्कशन एक्टिविटी, ठीक है ना। कि अगर फॉर एग्जांपल जेन जी के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो भाई किस किस्म की चीजें यूज करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अप्रोच, ठीक है ना। तो दिस वाज जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, आप लोग जैसे आप लोगों ने पीछे कम्युनिकेशन की थ्योरीज पढ़ी थी, ठीक है ना, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन आपने पढ़ी थी ना, तो इस तरीके से ना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की अपनी भी थ्योरीज होती हैं, वो बहुत सारी थ्योरीज इसमें रेलेवेंट होती हैं, ठीक है ना। कि भाई आप जब कोई भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्लान करते हैं तो देर आर सर्टन थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग्स जिनको आप जहन में रखते हैं और उसको साथ लेके चलते होते हैं। चूंकि अभी आप रिसर्च के प्रोसेस में भी हैं तो थोड़ा सा अब आपको थ्योरी की रेलेवेंस भी समझ आएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट में से अगर लें एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है ना, तो इट इज जस्ट दिस थिंग कि जो आपके पब्लिक रिलेशंस मैनेजर्स होते हैं, चूंकि अच्छा द थ्योरीज ना दे आर नॉट नेसेसरली फ्रॉम दैट वेरी डिसिप्लिन जिसमें हम उसे यूज कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने जब पीछे पढ़ी होंगी थ्योरीज, आपने पढ़ा होगा कि ये साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, सोशियोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, और अब वो हम मैस कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई थ्योरीज आपने पढ़ी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी या हेलो
मैम उसमें सोशियोलॉजी है ना, हाँ इन चीजों में पढ़ी है मैं। हाँ, मतलब जो आपने मैस कम्युनिकेशन में जो थ्योरीज पढ़ी थी, ऑल ऑफ दोज वर, इवन जो आपने मॉडल्स पढ़े थे, अगर आपने लैसवेल मॉडल अगर आपको याद हो, शैनन वीवर मॉडल याद हो, जी जी। he had no background in mass communication। mass communication तो तब एज अ फील्ड एज अ डिसिप्लिन आया ही नहीं था, ठीक है ना, उसने अपनी वैल्यू नहीं थी बनाई। तो ये दूसरे डिसिप्लिन के काम थे, excuse me, जो कि उसने मैस कम्युनिकेशन ने बोरो की है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क आउट। अच्छा जी, बेसिकली आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो हमने रिविजिट किया कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पर्पसफुल होती है और किसी भी मिशन को जहन में रख के की जाती है, रिएक्टिव नहीं होती, किसी रिएक्शन में नहीं करते होते हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना। इंटरनल फैक्टर्स वो सेट करते हैं आपकी कंडीशंस, फॉर एग्जांपल कल्चर, स्ट्रक्चर, लीडरशिप, रिसोर्सेज। और एक्सटर्नल फैक्टर्स आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपका मीडिया है, आपका कंपटीशन है, आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, एवरीथिंग। और जब ये दोनों फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इनमें से किसी एक को भी अगर आप इग्नोर कर लेते हैं तो आपका बहुत मेजर कम्युनिकेशन फेलियर आ सकता है, ठीक है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको जरूरी है कि आप बार बार जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरनमेंट में है, उस एनवायरनमेंट को भी स्कैन करते रहें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को स्पॉट एनालिसिस भी थ्रू आउट करते रहें ताकि आपको चीजें समझ आए। और थ्योरी और प्रैक्टिस को इकट्ठे लेके चलने की जरूरत है ताकि आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन तौर पे हो सके, ठीक है ना। दीज आर जर्नली रिस्पॉन्सिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो है थिंकिंग क्वेश्चन है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कल्चर कैसे इफेक्ट करता है उसकी एबिलिटी को कि वो रिस्पॉन्ड करे क्राइसिस को। अब इंटरनल कल्चर अगर हमारे पास अथॉरिटेटिव होता है तो लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, वो वेट करते हैं कि सीनियर ने रिस्पॉन्ड करना है, सीनियर कुछ कहेगा, कोई डिसीजन अवेलेबल होगा, उस तक पहले तो बात पहुंचाना मुश्किल है, फिर उसका उस पर रिस्पॉन्स आएगा तो कोई रिस्पॉन्स आएगा। जबकि अगर आपके पास अथॉरिटेरियन नहीं है, रादर आपके पास मल्टी नोड्स हैं, तो इन दैट केस whoever comes across this वो फौरन इसको अगले रेलेवेंट क्वार्टर तक पहुंचाते हैं कि ये एक मसला आया है, वी नीड टू डील विद इट राइट हियर एंड राइट देयर एंड देन, ठीक है ना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। with this we are done for today's lecture, ठीक है ना। just the statement makes a big difference। इस statement में मैं खत्म करना चाहूंगी कि strategy without communication plan है सिर्फ, ठीक है ना। जब आप स्ट्रेटेजी बना लें लेकिन उसको कम्युनिकेट ना करें तो इट्स जस्ट अ प्लान, लेकिन कम्युनिकेशन आप करें और स्ट्रेटेजी ना हो तो वो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ नॉइज है, उसकी वैल्यू कोई नहीं है। इस स्टेटमेंट पे आपके कोई कमेंट्स हो तो प्लीज लेट मी नो, एंड अलोंग विद दैट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग। नो मैम। We are good. Umar, you joined quite late today. और मैम बस नेट का मसला था थोड़ा सा। चलें ठीक है, we are done for the lecture today, ठीक है ना। फिर मैं आपके साथ स्लाइड्स इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स, तो हम ग्रुप में कम्युनिकेशन कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैम एक और मसला भी है, ये बताएं। डेट शीट में ये जो मेरा वेडनेसडे को पेपर था मीडिया एथिक्स का ना, जी जी। जूनियर्स के साथ, और वो और ये मैच हो गया है फोटो जर्नलिज्म। हाँ जी बिल्कुल। ये टाइमिंग